ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी केंद्रीय मंत्री परिषद। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें मंत्री परिषद से संबंधित जो प्रोविजंस रखे गए हैं उन पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 74 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथापि यद्यपि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्री परिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्री परिषद द्वारा दोबारा अगर भेजने पर उसी सलाह को बिना किसी संशोधन के वापस भेजने पर राष्ट्रपति उसकी सलाह एवं उसी के अनुसार कार्य करेगा। मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। आगे हम मंत्री परिषद के निर्माण पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी जो प्रधानमंत्री के द्वारा जिन सांसद या विधायकों के नाम रखे जाएंगे उन्हीं को राष्ट्रपति मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किया गया है। यानी अब यह व्यवस्था कर दी गई है मंत्रियों की जो भीड़ को रोकने के लिए कि जो लोकसभा है उसकी कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक यानी विधानसभा और लोकसभा की 15% से अधिक मतलब मंत्रियों की संख्या नहीं होंगी। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य ही माना जाएगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी भी अवधि तक संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कोई व्यक्ति ऐसा जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वह मंत्री बना दिया गया तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद की या विधानसभा का हो तो विधानसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य। अगर नहीं ले पाया तो उसे फिर मंत्री पद से हटाना होगा। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। आगे हम मंत्री परिषद की संरचना पर चर्चा करेंगे कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि गृह, रक्षा, वित्त, विदेश व अन्य मंत्रालय होते हैं। वे कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों में भाग लेते हैं तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इनके उत्तरदायित्व की परिधि संपूर्ण केंद्र सरकार पर है। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अथवा उन्हें कैबिनेट मंत्री के सहयोगी भी बनाया जा सकता है और सहयोग के मामले में उन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालयों के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है अथवा मंत्रालय से संबंधित कोई भी विशेष कार्य सौंपा जा सकता है। इसी क्रम में जो तीसरा जो मंत्रियों की श्रेणी है वो है उप मंत्री। उन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं।
अब हम वैसे मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जो वर्तमान में चर्चा में भी अधिक रहता है। मंत्रियों की ही एक श्रेणी है, यानी जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। वे मंत्रि परिषद के अंतिम श्रेणी में आते हैं, जिसे मंत्रालय भी कहा जाता है। उनके पास कोई विभाग नहीं होता है। वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। हालांकि 1967 से राजीव गांधी की सरकार के प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कई बार मंत्रि परिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री मुख्यतः राजनीतिक कारणों से नियुक्त किया जाता है। लेकिन संसदीय सचिव के मामले में वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अब जब से 2003 में जो मंत्रि परिषद की सदस्य संख्या निश्चित कर दी, तब से राजनीतिक संतुष्टि के लिए सरकारों के द्वारा संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मंत्रि परिषद तथा मंत्रिमंडल, ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पर इनमें कुछ निश्चित अंतर है। और आगे हम मंत्रि परिषद व मंत्रिमंडल में जो अंतर है, डिफरेंस है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मंत्रि परिषद यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल यह एक छोटा लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रि परिषद में तीनों ही श्रेणियों के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रि परिषद का ही एक पार्ट है, एक भाग है। मंत्रि परिषद जो भी सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करती और इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। मंत्रि परिषद इसमें सभी शक्तियां प्राप्त है, परंतु कागजों में है, जबकि वास्तविक रूप में मंत्रि परिषद की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और उसके लिए ही कार्य करती है। जो मंत्रि परिषद है उसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है और यह मंत्रि परिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। यह मंत्रि परिषद में मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है और जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रि परिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है। मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिमंडल यह मंत्रि परिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। जो मंत्रि परिषद है वह एक संवैधानिक निकाय है और इसका विस्तृत वर्णन संविधान के आर्टिकल 74 तथा 75 में किया गया है। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करता है। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। हालांकि इसे विधायी मंजूरी प्राप्त है और वेतन भत्ते 1952 में मंत्री को मंत्रि परिषद का सदस्य बताया गया है, चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाए। इसमें उप मंत्री भी शामिल है। जबकि मंत्रि परिषद जो कि संविधान के मंत्रिमंडल इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 352 में 1978 में जो 44वां अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा शामिल किया गया था मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। अतः यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं है, यानी मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। और आर्टिकल 352 में इसकी व्याख्या यह है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें आर्टिकल 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, इसके कार्यों व शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया है। दूसरे शब्दों में हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है।
आइए अब हम देखते हैं कि मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल की क्या भूमिका है या मतलब इनके कार्य। यह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है और जो केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक भी है। राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है, उसका परामर्श भी उस पर बाध्यकारी है। यह मुख्य आपदा प्रबंधक है, सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है, सभी जो भी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों से निपटती है। यह उच्चतम स्तर पर जैसे कि संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है और यह विदेश नीतियों और विदेश मामलों को देखती है। थैंक यू सो मच।